प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है और मैं विश्वजीत तिवारी। इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, साथ ही करंट अफेयर के साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड का मैपिंग और क्वेश्चन एलिमिनेशन टेक्निक को तैयार कराता हूं। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो ये देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित एक आयोग ने जम्मू और कश्मीर में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन के संदर्भ में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। परिसीमन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये प्रश्न बेसिकली हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब से उनका स्टेटहुड का दर्जा छीना गया है, वहां पर फिर से इलेक्शन कराने के लिए, और वहां चूंकि स्टेटहुड फिर से वापस लौटाने की बात हो रही है, तो इसीलिए वहां पर परिसीमन कराया गया ताकि इलेक्शन फिर से करवाए जा सके। तो अब परिसीमन आयोग के संदर्भ में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि परिसीमन आयोग पिछले साल काफी चर्चा में रहा है। आइए, संविधान के संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल में अधिकतम सीटों पर सीमा को हटाने के लिए वर्ष 2026 तक, अब ध्यान से देखिएगा, वर्ष 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस आधार पर पूरे भारत में 2026 तक जनसंख्या की एक सामान्य वृद्धि दर हासिल मानी जाएगी। अर्थात प्रश्न का पहला पॉइंट यह कहता है कि 2026 तक सरकार ने एक संविधान संशोधन के माध्यम से 2026 तक सीटों में वृद्धि करने के लिए रोक लगा दिया है। अधिकतम सीटों पर विधानमंडल और संसद और विधानमंडल में, अर्थात संसद की सीटें भी नहीं बढ़ाई जाएंगी और विधानमंडल की सीटें भी नहीं बढ़ाई जाएंगी, ऐसा 2026 तक संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। तो पहला ऑप्शन ये रहा। सेकंड है कि विधानसभा चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए राज्य विधानमंडल प्रत्येक जनगणना के बाद कौन करेगा? राज्य विधानमंडल प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि राज्य विधानमंडल प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाता है और उस आधार पर उस राज्य का परिसीमन किया जाता है। आइए, तीसरे ऑप्शन में परिसीमन आयोग केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है। तो यह प्रश्न कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार करती है, और वह किसके सहयोग से काम करता है? चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है। चौथा पॉइंट है, परिसीमन आयोग द्वारा एक बार किसी निर्वाचित क्षेत्र को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो जाने के बाद इसे बाद के चुनावों के लिए संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं बदला जा सकता। अर्थात चौथा पॉइंट कह रहा है कि परिसीमन आयोग ने अगर किसी भी क्षेत्र को एससी या एसटी के लिए रिजर्व कर दिया, कैटेगरी रिजर्व कर दी, तो अब संसद या विधानमंडल उस कैटेगरी को परिवर्तित नहीं कर सकती है। अब वो एससी एसटी क्षेत्र ही रहेगा। तो इस तरीके से ये चार ऑप्शंस हैं और इसी आधार पर आपको क्या करना है? निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? जैसे ही गलत देखिए उसको तुरंत क्या करिए? घेर लीजिए। अब हमें जानना है परिसीमन आयोग के बारे में, तो आइए जानते हैं परिसीमन आयोग है क्या। देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 82, ये याद कर लीजिएगा कि हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 82 क्या कहता है कि संसद और विधानसभा सीटों के परिसीमन के लिए प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है। संसद और विधानसभा सीटों के परिसीमन के लिए कौन बनाएगा?
संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है, अर्थात परिसीमन आयोग की गठन कौन करता है? संसद करती है, राज्य विधानमंडल नहीं करते हैं, और वो प्रत्येक जनगणना के बाद की जाती है। आयोग का मुख्य कार्य क्या है? हाल की जनगणना के आधार पर, अर्थात अगर 2022 में इलेक्शन हो रहे हैं, 2023 में इलेक्शन हो रहे हैं, तो हाल में जो हमारी जनगणना हुई है वो कौन सी हुई है? 2011 वाली। 2021 वाली कोविड के कारण रुकी हुई है, तो 2011 वाली जनगणना के आधार पर ही परिसीमन आयोग सीटों का पुनर्निर्धारण, हाल की जनगणना के आधार पर विधानसभा और लोकसभा के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है। किसी क्षेत्र में अगर जनसंख्या निर्वाचन क्षेत्र से अधिक हो गई है तो उसको क्या किया जाएगा? जो कम क्षेत्र वाली जनसंख्या वाला क्षेत्र है उसमें उसको मर्ज कर दिया जाएगा। आइए, एक संशोधन ने संसद में अधिकतम सीटों की सीमा को वर्ष 2026 तक, कहां? संसद में 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें निश्चित कर दी गई हैं 2002-3 के संविधान संशोधन के माध्यम से। लेकिन ये संसद के लिए है, लोकसभा और राज्यसभा के लिए है, न कि राज्य विधानमंडल के लिए है। यह भी ध्यान रखना है। स्थगित कर दिया गया है इस आधार पर कि पूरे भारत में 2026 तक जनसंख्या की एक सामान्य वृद्धि दर मान लिया गया है कि 2026 तक जो जनसंख्या की वृद्धि दर है पूरे भारत में एक समान रहेगी, इसीलिए 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, अगला है परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, न कि केंद्र सरकार। ठीक है, परिसीमन आयोग चूंकि एक बहुत बड़ी संस्था है तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति या इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और यह भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है, अर्थात इलेक्शन कमीशन और परिसीमन आयोग दोनों मिलकर के भारत में चुनाव के लिए परिसीमन करते हैं और चुनाव के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्धारण करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा हमारा 4 ऑप्शन। अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सा गलत है, गलत को आइडेंटिफाई करना है। संविधान के संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल में अधिकतम सीटों पर सीमा को हटाने के लिए, तो यहां संसद के लिए तो ठीक है 2026 तक, लेकिन राज्य विधानमंडल के लिए ऐसा कोई प्रोविजन इस अधिनियम में नहीं किया गया था। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ध्यान रखिएगा, जैसे ही गलत होने वाले पॉइंट पहचानिए। एक ये गलत हो सकता था, यहां राज्य विधानमंडल गलत हो सकता था, वर्ष 2026 गलत हो सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न में इस एक लाइन में 3 ऐसे पॉइंट थे जहां पर अगर आपको नहीं पता हो तो गलत होने की संभावना थी। तो तीनों में से एक तो निश्चित रूप से गलत होगा, ऐसा मान करके आप क्वेश्चन को इलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि यह राज्य विधानमंडल के बारे में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरा है विधानसभा चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए राज्य विधानमंडल प्रत्येक जनगणना के बाद, तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, न कि संसद और न ही राज्य विधानमंडल। तो परिसीमन आयोग की स्थापना जब राष्ट्रपति कर रहा है तो यहां क्या प्रश्न कह रहा है? ऑप्शन क्या कह रहा है कि राज्य विधानमंडल प्रत्येक जनगणना के बाद करती है। तो राज्य विधानमंडल वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। परिसीमन आयोग केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त। जैसे ही ये नियुक्ति की पॉइंट आ गई थोड़ा चौकन्ना हो जाना है कि नहीं केंद्र सरकार क्यों, राष्ट्रपति हो सकता है। तो यहां पर केंद्र सरकार क्या है? गलत है, क्योंकि परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और वो चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है। ठीक है, परिसीमन आयोग द्वारा एक बार किसी निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो जाने के बाद इसे बाद के चुनाव के लिए संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं बदला जा सकता है। अब ये जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे देखिए एक पॉइंट देखिए यहां पर कि दिया है, इसमें नहीं दिया है तो, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है कि परिसीमन आयोग जब किसी भी कंस्टिट्यूएंसी को SC ST के लिए रिजर्व कर देता है तो वो जब तक परिसीमन नहीं होता है, अर्थात जब तक अगली जनगणना के बाद नया परिसीमन आयोग नहीं बनता है, तब तक उस कंस्टिट्यूएंसी में
SC/ST का सीट रिजर्व रहता है। ये प्रोविजन आपको जानना चाहिए, ठीक है। अर्थात एक बार अगर कोई सीट रिजर्व हो गई तो वो लगभग 10 साल 11 साल के लिए रिजर्व रहेगी, क्योंकि 10-11 साल पे ही जनगणना होते हैं। 2021 के बाद 2011 के बाद 2021 में होना था 10 साल पे, जो कि अवांछित कारणों से रुक गया, लेकिन 10 सालों पे होता है। तो इस तरीके से चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, सही है, और पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा कि गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा गलत है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक मैप से है, वर्ल्ड मैप से, और हम जानते हैं कि हाल ही में भारत में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी आए थे। तो मिस्र के राष्ट्रपति जब अल सीसी भारत आ रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर, तो मिस्र भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्षेत्र बन जाता है क्वेश्चन पूछे जाने के लिए। अब यूपीएससी के जो मेंबर्स होंगे उनकी नजर में भी मिस्र एक इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाता है। तो यहां से मैप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मिस्र में क्या है, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर से जुड़ा हुआ आप लोग कुछ भी अगर हो तो जरूर पढ़ लेना और उसको जान लेना। अब आइए उसको आगे देखते हैं। स्वेज नहर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण सन 1869 में हुआ था, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा, यह लाल सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ता है। तो मैप पता होना चाहिए कि स्वेज कनाल किसको किससे जोड़ता है, ठीक है। तीसरा है, स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद, जबकि दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज अवस्थित है। अब स्वेज नहर में एक उत्तरी भाग होगा, एक दक्षिणी भाग होगा। अगर स्वेज नहर उत्तर दक्षिण में है तो ये दोनों छोर पर दो पोर्ट हैं, उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद और दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज उपस्थित है। यह मिस्र एवं सऊदी अरब के मध्य सीमा निर्धारित करता है। स्वेज नहर एक साइड मिस्र है और दूसरे साइड सऊदी अरब है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। अब अगर आपको मैपिंग पता है तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कौन सा सही है, सही को घेर दिया हमने। और अगर मैप नहीं पता है तो क्या करेंगे, फिर गलत करके आ जाएंगे। तो आइए इसके मैप को देखते हैं। देखिए, ये मिस्र का मैप है, इजिप्ट है ये, ठीक है। यहां पर ये देखिए रेड सी है, लाल सागर है, और इधर देखिए मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, और यहां पर गल्फ ऑफ स्वेज है, स्वेज की खाड़ी है, और यहां से यहां तक स्वेज नहर है। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि स्वेज नहर किसको जोड़ता है, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी अर्थात लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर किसको जोड़ता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। और स्वेज नहर में देखिए यहां पर स्वेज नहर के साथ ये मिस्र दो भाग में डिवाइड नहीं होता, बल्कि मिस्र के अंदर स्वेज नहर मिस्र के अंदर ही दो भाग में डिवाइड हुआ है। इस साइड भी मिस्र है, इस साइड भी मिस्र है, और बीच से स्वेज नहर पास कर रही है। और स्वेज नहर के बाद अर्थात गल्फ ऑफ स्वेज और इधर एक गल्फ ऑफ अकाबा है, इनके बीच में जो मिस्र का भाग होता है उसे कहते हैं सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप। तो ये ध्यान रखना है कि सिनाई प्रायद्वीप किस देश में उपस्थित है, पूछ लेगा ये। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र देश में उपस्थित है। सिनाई प्रायद्वीप किन दो खाड़ियों के मध्य है, तो पहला स्वेज की खाड़ी और दूसरा अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा की खाड़ी के बीच में सिनाई प्रायद्वीप है। अब यहां पर देखिए सऊदी अरब यहां पर है और मिस्र यहां पर है, बीच से स्वेज नहर ऐसे निकलती है। तो सऊदी अरब का स्वेज नहर से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं है। अब इस मैप पे आ जाइए, देखिए ये स्वेज कनाल है, स्वेज कनाल के सबसे उत्तरी भाग को देखिए, यहां पर लिखा है पोर्ट सईद। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो स्वेज नहर का जो सबसे उत्तर का भाग है, जो भूमध्य सागर में मेडिटेरेनियन सी में उपस्थित है, वहां पर है पोर्ट सईद। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि पोर्ट सईद जिस जहां पर एक गिरता है भूमध्य सागर के पास, वहीं पर एक लेक है, एक झील है, उस झील का नाम है लेक मंजाला। तो
जहां पर पोर्ट सईद है वहीं पर एक लेक है, एक झील है, झील लेक मंजाला। तो लेक मंजाला भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण हो गया है। दूसरा कि स्वेज कनाल के बीच में ही यहां पर आप देखिएगा, यहां पर एक लेक और है, ग्रेट बीटर लेक। स्वेज कनाल के बीच में ही, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा मैप, तो ये स्वेज कनाल है, उसके बीच में ही एक झील है, उस झील का नाम है ग्रेट बीटर झील। तो दो झीलें हो गई, एक लेक मंजाला जो कि एकदम ऊपर है, फिर एक नीचे है ग्रेट बीटर लेक जो कि एकदम स्वेज कनाल के बीच में है। फिर स्वेज कनाल जब नीचे आता है तो यहां पर गल्फ ऑफ स्वेज के पास यहां पर है पोर्ट सई स्वेज, यहां पर है पोर्ट स्वेज। ये आप लोगों को, तो स्वेज पोर्ट किधर है? स्वेज नहर के दक्षिण में, और सईद पोर्ट किधर है? स्वेज नहर के उत्तर में। उसके साथ लेक मंजाला है, ग्रेट बीटर लेक है। तो इन क्षेत्र को पूरे, और स्वेज नहर के जस्ट पूर्व का जो मिस्र का भाग है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप। तो पूछा जा सकता है सिनाई प्रायद्वीप कहां है, ग्रेट बीटर लेक कहां है, स्वेज लेक मंजाला कहां है, या फिर स्वेज पोर्ट और पोर्ट सईद, ये उत्तर दक्षिण में, इसको गलत करा करके ऑप्शन पूछा जा सकता है। तो ये पूरा मैप आपका हमने स्वेज नहर का कराया। अब आते हैं प्रश्न पे। साथ ही यह भी देख लीजिएगा कि स्वेज नहर के साथ ही यहां पर मिस्र की राजधानी कायरो, या हिंदी में जिसे हम काहिरा कहते हैं, वो है। यहां देखिए मिस्र के साथ सीमा बनाने वाले देश में देखिए, इधर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप से सीधे सटा हुआ है इजराइल। इजराइल बहुत ही, चूंकि अभी ये फेमस मुद्दा रहता है इजराइल का, तो इजराइल और मिस्र दोनों सीमा साझा करते हैं। एक छोटा सा, थोड़ा सा लोकेशन देखिएगा, ये जॉर्डन है। अगर आप मैप में देखेंगे ध्यान से तभी आपको समझ में आएगा कि जॉर्डन भी यहां पर थोड़ा सा सीमा साझा करता है मिस्र के साथ। तो इजराइल, जॉर्डन और उसके नीचे सऊदी अरब। तो एशिया से 3 देश हैं। ऐसे तो फिलिस्तीन भी है, क्योंकि फिलिस्तीन का ये जो गाजा पट्टी है, ये गाजा पट्टी भी मिस्र से सीमा साझा करती है। तो एशिया के 4 देश हो गए जो कि मिस्र से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन और सऊदी अरब। उसके बाद इसके आसपास का जो मैप है वो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मिस्र के आसपास का मैप खुद से कर लेना है। जैसे उसके पश्चिम में लीबिया है, दक्षिण में सूडान है, तो ऐसा पूरा मैप आप लोगों को जरूर तैयार कर लेना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन करें, इसका निर्माण सन 1869 में हुआ था। ये आपको परफेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिशर्स के साथ जब हमारा ट्रेड शुरू हुआ तो ब्रिटिशर्स ने भारत का धन का निष्कासन बहुत तेज गति से किया, और वह तेज गति से निष्कासन इसीलिए संभव हुआ क्योंकि स्वेज नहर खुल गया। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वेज नहर कब खुला था, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यह लाल सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ता है, तो यह गलत है। लाल सागर को किससे जोड़ता है? भूमध्य सागर से जोड़ता है, और 1869 में खुल गया था, ऐसा ही है। तीसरा, स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद, जबकि दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज उपस्थित है। तो पोर्ट सईद कहां है? उत्तरी छोर पर हमने देखा था, और दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज है। यह मिस्र एवं सऊदी अरब के मध्य, तो मिस्र और सऊदी अरब के मध्य स्वेज कनाल नहीं है। स्वेज कनाल मिस्र को बीच बीच से काटता है, तो वह मिस्र और सऊदी अरब के बीच सीमा साझा नहीं करता है। तो यह ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस तरीके से पहला और तीसरा ये 2 ऑप्शन सही हो गए। पूछ रहा है सही कौन सा है, तो पहला और तीसरा ये दोनों सही हो गए। इसमें आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन, और चूंकि हमारा प्रयास रहता है कि इस सेशन में हम आपको इंडिया का भी एक मैप कराएंगे,
तो इंडिया का भी एक मैप अभी अगले 1-2 क्वेश्चन में वो भी आ जाएगा। आइए, हाल ही में सरकार ने लोगों को टेली लॉ सर्विसेज प्रदान करने के लिए प्रयास किए हैं। तो टेली लॉ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज मेड एफर्ट्स टू प्रोवाइड टेली लॉ सर्विसेज टू पीपल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन दिस रिगार्ड। तो क्या है भाई टेली लॉ सर्विसेज, आइए देखते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जैसे ही कोई विभाग दिखा, कोई मंत्रालय दिखा, थोड़ा रुक जाना है, ने सामान्य सेवा केंद्र अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर, यहां देखिए कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के माध्यम से वंचित समुदायों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए NALSA अर्थात नालसा, NALSA नालसा और CSE कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। अब ये प्रश्न इतना बड़ा हो गया कि लग रहा है कि ये प्रश्न बनाया गया है, बहुत सारा आ गया। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग भी आ गया, नालसा भी आ गया, कॉमन सर्विस सेंटर भी आ गया, ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड भी आ गया। हो सकता है कोई एक बस को गलत कर दिया गया होगा। तो ऐसे जब 4-5 पॉइंट दिख जाएं जहां पर कि आपको नहीं पता है, तो 4-5 पॉइंट में से एक पॉइंट के गलत होने की संभावना बनी रहती है। टेली लॉ का अर्थ कानूनी सूचना और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। तो टेली लॉ क्या है भाई? टेलीफोनिंग लॉ क्या है? तो प्रश्न कह रहा है यह कानूनी सूचना और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना टेली लॉ कहलाता है। अगला तीसरा, देश में नागरिकों के लिए उच्च छूट दर पर टेली लॉ सेवा प्रदान की जाएगी। क्या कह रहा है कि फ्रॉम दिस ईयर टेली लॉ सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड एट हाई डिस्काउंट रेट फॉर सिटीजन्स इन द कंट्री। फ्रॉम दिस ईयर, इस वर्ष से अर्थात 2022 से टेली लॉ सर्विस में बहुत बड़ी छूट देकर के लोगों को सस्ते दरों पर टेली लॉ उपलब्ध कराई जाएगी। आसान और सीधी पहुंच के लिए टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन, और यह वर्तमान में 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध है। देखिए यहां पर एक सामान्य जो साधारण व्यक्ति है वो भी समझ जाएगा कि आजकल सरकारी या फिर कोई भी संस्थाएं जो कि इंटरनेट पे काम करती हैं, अधिकांशतः अपना ऐप तो जरूर बनवा लेती हैं। तो एप्लीकेशन हो सकता है टेली लॉ भी बनवाया ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा व्यापक काम है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यह 22 भाषाओं में, जो 22 अनुसूचित भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, उन सभी भाषाओं में यह उपलब्ध है एप्लीकेशन। तो यहां पर तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, एक डिजिट दिख गया, ठीक है, कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, गलत तो घेर लेना है तुरंत। अब आइए पढ़ते हैं इसको। डोमेस्टिक, ये एक न्यूज था टेली लॉ से संबंधित। आइए आगे बढ़ते हैं कि न्याय विभाग, कौन विभाग? जस्टिस डिपार्टमेंट। और प्रश्न क्या कह रहा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, ठीक है, ने सामान्य सिविल से कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से वंचित समुदायों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए नालसा और CSE गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। तो जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, देखिए कह रहा है, और यहां पर क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये पता होना चाहिए आपको। जबकि न्याय विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है ये पता होना चाहिए। तो सिंपल है कि न्याय मंत्रालय किस विभाग के अधीन आएगा? लॉ मंत्रालय के अधीन आएगा। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किस में आएगा? अधिकारिता विभाग। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आएगा। तो दोनों अलग अलग मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो इस तरीके से सामाजिक न्याय विभाग गलत हो गया, यहां पर न्याय विभाग हो गया, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। मैंने कहा था कि 3-4 पॉइंट दिख रहे हैं तो आपको मान लेना है कि अगर आपको पता है डेफिनेटली तब तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो मान लेना है कि उनमें से कोई एक निश्चित रूप से गलत होगा। फिर है, इस वर्ष से देश में नागरिकों के लिए
टेलीलॉ सेवा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। टेलीलॉ सेवा में छूट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको कम पे नहीं बल्कि निःशुल्क प्रोवाइड की जाएगी। और जबकि प्रश्न क्या कह रहा है कि यह उच्च छूट दर पर, अर्थात प्रश्न कह रहा है कि आपको टेलीलॉ के लिए बहुत बड़ी छूट दी जाएगी, जबकि सरकार ने क्या किया, इसको निःशुल्क कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आइए, यह आसान और सीधी पहुंच के लिए टेलीलॉ मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन वाला जो पॉइंट है, ये तो हमें पता ही है कि मोबाइल एप्लीकेशन हर बड़े बड़े कामों के लिए या कोई भी मंत्रालय जो कि वर्तमान में काम करता है, वो यूजुअली अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करवा देता है। और यह वर्तमान में 22 अनुसूचित भाषाओं में, यही आपके लिए ट्रैप हो सकता था, में उपलब्ध है। अगर आपको 22 अनुसूचित भाषा में दिया गया तो मैक्सिमम संभावना है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको डेफिनेटली गलत मारते। लेकिन यह सावधान रखना है अपने आप को कि यह जो टेलीलॉ सर्विसेज है, ये टेलीलॉ सर्विसेज संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में लागू और चालू जारी की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर, आसान और सीधी पहुंच के लिए टेलीलॉ मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है और यह वर्तमान में 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सामान्य रूप से अगर कोई डिजिट दिखता है तो गलत होता है, लेकिन वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई नॉर्म्स नहीं है। कभी कभी यूपीएससी आपको ऐसे ट्रैप में फंसा देता है जहां वो डिजिट भी सही दे देता है, लेकिन वो 10 क्वेश्चन में से 1 या 2 में करता है। तो यहां पर आपको अगर रिस्क लेना है तो वहां पर डिजिट को मैक्सिमम केस में गलत मान करके चलना है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया तो आपका सीधे कट गए और आंसर क्या निकल गया, कौन सा कथन गलत है, सॉरी, तो पहला गलत हो गया। तो जहां पर पहला होगा वही गलत होगा, तो ये तो इसमें तो पहला है ही नहीं, पहला गलत है। दूसरा सामान्य स्टेटमेंट है, ये एकदम सही है, तो दूसरा सही है। तो जहां जहां 2 होगा वो गलत हो जाएगा, यहां भी 2 है, इन दोनों में 2 नहीं है। चौथा क्या है, सही है, तो चौथा सही है, तो यह स्टेटमेंट भी बाहर हो गया। तो इस तरीके से 1 और 3 नंबर स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए। आगे आइए, आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं, which of the following statement is true about नॉमसाई डिक्लेरेशन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नॉमसाई घोषणा के बारे में सत्य है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। यूजुअली जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें जो 4 ऑप्शंस होते हैं, उन 4 ऑप्शंस को डिजाइन करते समय यूपीएससी का एग्जामिनर इस बात को ध्यान रखता है कि बच्चे को अगर माइंडसेट अच्छा है, बच्चा करंट अफेयर से अपडेट है, तो वह ये बात अगर समझ लेता है कि कौन सी घटना पिछले साल खूब चर्चा में रही है या काफी चर्चा में रही है या महत्वपूर्ण न्यूज के रूप में रही है, अगर ऐसी कोई घटना है तो ये जो क्वेश्चन है ये उसी से लिंक होगा। और बाकी के जो 3 ऑप्शंस होते हैं वो 3 कम इंपोर्टेंट घटनाओं को उसमें शामिल कर लिया जाता है। तो यहां पर 4 घटनाएं होंगी, उन 4 में से एक ऐसी घटना होगी जो काफी चर्चा में रही होगी। तो आप जब भी वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें, अगर रिस्क लेना है तभी रिस्क ले, वरना बचे। और अगर रिस्क लेना है तो रिस्क लेते समय यह ध्यान रखें कि जो घटना सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा में रही होगी उसी को ऑप्शन बनाना है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। अवैध रूप से बाजार में व्यापार की जाने वाली लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए CITES का एक समझौता, साइट्स का कोई भी समझौता जो बहुत चर्चा में रहता है तो वो यूजुअली पता चल जाता है कि कौन सा समझौता है, क्योंकि आप अपने करंट अफेयर की मैगजीन में खूब बढ़िया से पढ़ते हैं। अगर ये घटना साइट से जुड़ी हुई होती तो आप इसको जरूर पढ़ते, और ये नाम भी थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है, जबकि साइट्स किससे जुड़ा हुआ है, वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ी हुई संस्था है, तो इससे मैच करता हुआ सा नहीं दिख रहा है। भारतीय राज्यों के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए एक घोषणा। अब देखिए, सीमा विवाद अक्सर भारत के राज्यों के बीच बहुत चर्चा में है, जैसे
पिछले साल देखें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में सीमा विवाद था, नॉर्थ ईस्ट के राज्य में मिजोरम और मणिपुर में था, अरुणाचल प्रदेश और असम में था। तो ये सीमा विवाद काफी चर्चा में रहते हैं। तो ऐसे में सीमा विवाद एक संभावित ऑप्शन हो सकता है। अगला देखते हैं, मध्य एशियाई देशों का एक सुरक्षा समझौता। मध्य एशियाई देशों, सेंट्रल एशिया का जो देश है, जो तान वाले कंट्री है, ठीक है, तो इन मध्य एशियाई देशों में कोई सुरक्षा समझौता अगर हो रहा है तो एक तो कि वो बहुत बड़ा न्यूज नहीं है, और दूसरा कि वो भारत से उस पर बहुत ज्यादा भारत पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसा प्रश्न पूछने की संभावना यूपीएससी यूजुअली नहीं रखेगी, अर्थात इसका भारत से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। तो काटिए इसको। आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को रोकने के लिए एक प्रस्ताव। अब यहां पर थोड़ा सावधान होना है कि पिछले साल कोविड-19 का दौर था। कोविड-19 के दौर में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आया था। अब इस व्यवधान को लेकर के कोई भी प्रस्ताव आएगा तो वह प्रस्ताव बड़े चर्चा में रहेगा और उसका नाम आपको पता होगा, और वो नाम भी होगा तो कुछ नॉर्थ इंडियन या फिर इंग्लिश का कोई एक ऐसा कॉमन नाम होगा जो कि आपको समझ में आए। ये नाम क्या है? नामसाई घोषणा। लग रहा है ये नॉर्थ इंडियन नाम? नामसाई घोषणा कोई नॉर्थ इंडियन नाम नहीं लग रहा है, या साउथ इंडियन नाम भी बहुत वैसा नहीं लग रहा है। तो ऐसे में ये भी ऑप्शन इलिमिनेट होता है। देखिए, समझदारी तो यूज करनी ही है अगर वन लाइनर क्वेश्चन सही करने हैं। यूपीएससी हमेशा आपके इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रहा है। वो सिर्फ ये टेस्ट नहीं कर रहा है कि आपको आता कितना है, वो ये टेस्ट कर रहा है कि आप बना कितना सकते हैं, आप रिस्क लेकर के कितने स्मार्ट तरीके से ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहला वाला अवैध रूप से व्यापार की जाने वाली साइट वाला जो मुद्दा था, यह भी सही नहीं है। ये दोनों कट गए, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। भारतीय राज्यों के बीच सीमा विवादों को हल करने के लिए घोषणा। बेसिकली पिछले साल असम और अरुणाचल प्रदेश को, इन दोनों राज्यों में कुछ क्षेत्रों को लेकर के विवाद। ये देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश द्वारा 123 गांव को, हम नंबर याद नहीं करने हैं कितने गांव हैं, के संबंध में किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश में असम के साथ 15 जुलाई 2022 को नामसाई एक जगह है, तो नॉर्थ ईस्ट के जो गांव के नाम होते हैं उनके नाम ऐसे होते हैं नामसाई टाइप के। तो वहीं पर दोनों राज्यों की बैठक हुई और वहीं पर ये घोषणा हस्ताक्षर किए गए, और इसके साथ असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सभी सीमा मुद्दे 2007 में स्थानीय आयोग के समक्ष उठाए गए मुद्दों तक ही सीमित रहेंगे। इसमें कहा गया कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच के जो सीमा के संबंधित मुद्दे हैं वे कोई नए मुद्दे नहीं बनाए जाएंगे। जो 2007 में सीमा विवाद को सॉल्व करने के लिए एक कमीशन बनी थी, उस कमीशन के पास जो जो मुद्दे पहले से ही दे दिए गए थे, अब सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे बात होगी। अब कोई भी नया सीमा विवाद असम और अरुणाचल पैदा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी संदर्भ में ये नामसाई घोषणा असम और अरुणाचल के संदर्भ में पूछी गई थी। तो वन लाइनर को सही करने का तरीका आपको पता चला। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, which of the following statement is correct about टीम इंडिया विंग ऑफ नीति आयोग? देखिए, नीति आयोग तो अक्सर चर्चा में रहता ही है, और इवन ज्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि नीति आयोग बहुत सारी ऐसे पहलों को लेकर के आता है जो कि जन कल्याण से जुड़ी हुई होती है, गरीबी बेरोजगारी या फिर स्किल से जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे में जैसे अटल इनोवेशन मिशन हो गया, तो नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग के किसी भी पहल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यह है कि टीम इंडिया विंग, कोई विंग बनी है नीति आयोग में जो कि जिसका नाम है टीम इंडिया विंग, वो क्या है, कैसे काम करती है, उसी के संदर्भ में ये कथन है। कह रहे कौन सा कथन सही है, तो सही को हमने घेर दिया, आप भी घेर देंगे। यह शीर्ष स्तरीय डोमेन विशेषज्ञों और विद्वानों की एक समर्पित थिंक टैंक के रूप में आंतरिक क्षेत्रीय विशेषज्ञता विकसित करता है। यह कह रहा है कि यह एक थिंक टैंक के रूप में काम करने वाली संस्था है। यह विंग है जिसमें कौन कौन लोग होते हैं? शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ होते हैं, विद्वान होते हैं, और ये मिलकर के आंतरिक क्षेत्रों को कैसे विकसित करना है इसके बारे में सोचने के लिए बने हुए हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है इसमें प्रत्येक राज्य और मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं और राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक
अस्थाई मंच के रूप में कार्य करता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि नीति आयोग के अंदर यह एक ऐसा विंग बना हुआ है जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और आयोग तथा राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं, प्रत्येक राज्य और मंत्रालय के प्रतिनिधि एक ग्रुप में मिल करके, और वह एक अस्थायी मंच के रूप में कि नीति आयोग की चूंकि हमेशा बैठक तो हो नहीं सकती है, तो अगर कोई नीति आयोग को कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है, कोई प्लान को इंप्लीमेंट करना है, तो ऐसे में एक परमानेंट विंग है जो कि टीम इंडिया विंग कहलाती है, और यही विंग अस्थायी रूप से नीति आयोग के कार्यों को मैनेज करती है। सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए विशेषज्ञता और वित्त पोषण के विस्तृत पैनल का बाजार प्रदान करता है। अब यह ध्यान रखना है कि योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग को इसलिए लाया गया था ताकि सहकारी और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को, सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाए। और नीति आयोग और योजना आयोग में एक बड़ा अंतर यही था कि योजना आयोग फंड एलोकेशन से जुड़ा हुआ था, राज्यों को वित्त प्रदान करने से जुड़ा हुआ था, जबकि नीति आयोग ने वित्त के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कोई भी कार्य को छोड़ दिया। तो यहां पर जैसे ही वित्त पोषण की बात आ गई, आपको तुरंत चौकन्ना हो जाना है कि नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वित्त पोषण वाला मुद्दा ही तो था जिसको लेकर के राज्यों ने दबाव बनाया और अंततः योजना आयोग रिप्लेस किया गया था। यह भारत में निवेश बढ़ाने के लिए विदेशी राष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग के लिए कार्य करता है। टीम इंडिया विंग किस लिए कार्य करेगा भाई, और किसका है, नीति आयोग का। अब भारत में निवेश बढ़ाने के लिए एक विंग है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है इन्वेस्ट इंडिया विंग, और वो नीति आयोग का नहीं है। तो नीति आयोग का काम भारत में निवेश बढ़ाना है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस तरीके से सी और डी गलत हो गए। अब बचे ए और बी। अब नीति आयोग में क्या होते हैं, सरकार के मंत्रालय के लोग होते हैं, विभाग के लोग होते हैं, और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व होता है, और इन्हीं के लिए वो काम करता है। तो ऐसे में नीति आयोग का जो टीम इंडिया विंग बनेगा, टीम इंडिया भारत के लिए जो विंग बनेगा, उसमें राज्य और केंद्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये तो सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, भारत में क्योंकि हम बड़ी बड़ी कंपनियों के दौर में जी रहे हैं, कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, और प्रतिस्पर्धा बहुत है, कंपनियां अधिक है, इसीलिए उनमें एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ भी है। तो होड़ में बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारे प्राइवेट लोग कभी कभी तो विधि या कानून के अनुसार चलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ गलत रास्ता भी अपना लेते हैं। तो ऐसे में किसी भी गलत माध्यम से किसी दूसरे कंपनी को लाभ या हानि पहुंचाने से रोकने के लिए सरकार ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 के द्वारा, 2002 के एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अब प्रश्न पे आते हैं, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के भीतर एक वैधानिक निकाय है और 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो पहला ऑप्शन में आपको क्या दिखा, एक मंत्रालय दिखा, और दूसरा एक एक्ट दिखा। मैंने क्या बता रखा है कि मंत्रालय अगर दिखे तो थोड़ा चौकन्ना हो जाना है, कोई एक्ट में कोई वर्ष दिख जाए तो थोड़ा चौकन्ना हो जाना है। ठीक है, डिजिट है वो। तो इस तरीके से पहले पॉइंट में दो ऐसे स्पॉट हैं जो गलत हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, राघवन समिति की सिफारिश पर, समिति का नाम दे दिया कि राघवन समिति, तो ये एक निश्चित नाम है, हो सकता है राघवन के स्थान पर कोई और समिति हो। आइए, एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर दिया गया और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। कह रहा है प्रश्न सेकंड पॉइंट कि राघवन समिति ने सिफारिश की और उनकी सिफारिश के आधार पर इस एक्ट को निरस्त करके यह एक्ट भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 इंट्रोड्यूस किया गया। थर्ड ऑप्शन है, आयोग को किसी कानून के तहत स्थापित वैधानिक प्राधिकरण से प्राप्त संदर्भ पर
प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर राय देने की भी आवश्यकता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। द कमीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव एन ओपिनियन ऑन कंपटीशन इशू ऑन अ रेफरेंस रिसीव्ड फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर इंडिया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारत में किसी भी विधि द्वारा बनाई गई कोई भी संस्था अगर कंपटीशन से संबंधित कोई भी सलाह मांगती है तो वह कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसको सलाह देगा या सुझाव देगा। यह अधिनियम के तहत संयोजन को भी मंजूरी देता है ताकि दो विलय करने वाली संस्थाएं बाजार से आगे न निकल जाएं। अर्थात यह भी कह रहा है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कभी ऐसा होता है कि दो बड़ी बड़ी कंपनी आपस में कोलैबोरेशन करके और बहुत सारी छोटी कंपनियों को उनके मार्केट को खा जाती है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा छोटे कंपनियों को बचाए रखने के लिए भी यह काम करता है। ये चार ऑप्शन हो गए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब आइए देखते हैं। तो कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के तहत प्रतिस्पर्धा कानूनों को लागू करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किसके अंतर्गत? कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन। और पहला ऑप्शन क्या है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन। तो मैंने कहा कि मंत्रालय दिखे तो थोड़ा चौकन्ना हो जाना है, तो इस तरीके से पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड है राघवन समिति की सिफारिश पर एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो यहां पर राघवन समिति की सिफारिश पर इस एक्ट को रिप्लेस करके ये एक्ट लाया गया, यह सही है। ठीक है। थर्ड देखते हैं आगे कि आयोग में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त। अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है कि यह चूंकि महत्वपूर्ण आयोग है, तो यहां पर क्वेश्चन बनाते समय यह लिखा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, लेकिन यहां केंद्र सरकार द्वारा इनके अध्यक्षों की नियुक्ति होती है और 6 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं इसमें। एक अध्यक्ष और 6 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रथाओं को समाप्त करना इसका कार्य है। अर्थात कंपटीशन में फेयरनेस बना रहे। कोई भी दो कंपनियां मिलकर के या फिर कोई भी एक बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी का बाजार नहीं खा जाए, उसके साथ अनुचित कंपटीशन नहीं कर ले, इस बात को ध्यान रखना किसका काम है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। आयोग को सरकार या वैधानिक प्राधिकरण के प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर अपनी राय देने और प्रतिस्पर्धा कानून के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अधिकार है। अर्थात यह आयोग अगर सरकार इनसे या फिर सरकार की कोई एक संस्था या फिर कोई भी विधि द्वारा निर्मित भारत की संस्था इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से कंपटीशन के मुद्दे पर कोई भी राय मांगती है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसको ये राय देगा और यह एक अर्ध न्यायिक निकाय की तरह कार्य करता है। यह न्याय भी तो करता है ना कि दो कंपनियां अगर आपस में प्रतिस्पर्धा करने में एक दूसरे में होड़ कर रही है और एक दूसरे के साथ न्याय कर रही है, तो वहां पर वह जस्टिस वाला काम करता है। तो इसलिए अर्ध न्यायिक संस्था के तौर पर भी काम करता है। अब आइए देखते हैं। तो इस तरीके से आयोग को किसी कानून के तहत स्थापित वैधानिक प्राधिकरण से प्राप्त संदर्भ पर प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर राय दे सकता है। ये ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। तीसरा, यह अधिनियम के तहत दो संस्थाओं का वही है कि दो संस्थाएं अगर विलय करके बाजार को प्रभावित कर रही हैं, तो उस पर यह कंट्रोल करने का अनुमति इसको देता है। तो यह तीसरा ऑप्शन भी सही हो गया। तो पहला अगर गलत हुआ तो कौन कौन सा गलत हो गया? और ये तीनों ऑप्शन अपने आप गलत हो गए। ठीक है। अब देखिए सेकंड ऑप्शन पे अगर आप रुक जाते, क्योंकि सेकंड ऑप्शन तो आपको गलत लग रहा होता, तो अगर नहीं पता होता तो, क्योंकि आप इसमें राघवन समिति है, यह एक्ट है, यह एक्ट है, लेकिन अगर यहां पर मंत्रालय आपने डेफिनेटली गलत मान लिया तो सीधे एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट करके आपका आंसर निकल गया। ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि जहां कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो तुरंत पहले उसके सब ऑप्शंस पे देख लेने हैं कि सीधे आंसर हमारा कहीं नहीं निकल गया। ठीक है, इससे टाइम भी बचता है। आइए अगले ऑप्शन की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लिस्बन घोषणा। विथ रेफरेंस टू लिस्बन डिक्लेरेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब लिस्बन घोषणा चूंकि काफी चर्चा में रहा है, इसीलिए यह भारत में आपसे पूछा जा सकता है, यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। क्या है ये?
इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में जैव विविधता की रक्षा करना है। कह रहे हैं राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर, इट एम्स टू प्रोटेक्ट बायोडायवर्सिटी इन एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। अब एक देश के बाहर के क्षेत्रों में अगर कोई बायोडायवर्सिटी है उसकी सुरक्षा करने के संदर्भ में एक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। घोषणा का विषय है हमारा महासागर हमारा भविष्य, कार्रवाई के लिए पुकार। द थीम ऑफ द डिक्लेरेशन इज आवर ओशन आवर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन। अब लिस्बन डिक्लेरेशन किससे जुड़ा हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा है कि यह यूएनईपी द्वारा अपनाई गई थी। तो तीन ऑप्शन हो गए लिस्बन घोषणा के संदर्भ में कि यह पहला कि एक देश की सीमा के बाहर के, थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन फिर भी एक देश के सीमा के बाहर के बायोडायवर्सिटी को सुरक्षित करने के लिए है। दूसरा कि इसका थीम क्या है, और जैसे ही घोषणा का थीम दिख जाए तो थीम में हेरफेर की जा सकती है। थीम को किसी और का थीम यहां पर प्रेजेंट किया जा सकता है या इस थीम में से कोई इधर उधर किया जा सकता है। तो यहां थीम कुछ दिखे तो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना है। अब आइए इसको देख लेते हैं क्या है लिस्बन एग्रीमेंट। यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस, समझ में तो आ ही गया होगा। 198 कंट्रीज अडॉप्ट लिस्बन डिक्लेरेशन। अब ये सोचिए कि 198 से अधिक देश अगर किसी घोषणा पर साइन करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन होगा। क्या है भाई, लिस्बन में संयुक्त राष्ट्र के महासागर सम्मेलन में, तो ये क्या है, महासागरों में जो पॉल्यूशन है उससे जुड़ा हुआ है। लिस्बन घोषणा क्या है, विज्ञान आधारित और अभिनव कार्यों का एक सूट है जिसमें विकासशील देशों के लिए और महासागरीय आपातकाल के विनाशकारी प्रभाव की सीमा पर, अर्थात महासागर में कुछ भी जो कि आपातकाल पैदा कर रहा है, महासागर ग्लोबल ओशन वार्मिंग हो रही है, ओशन टेम्परेचर राइज हो रहा है या सी लेवल राइज हो रहा है, समुद्री जलस्तर में वृद्धि हो रही है, तो यह इसके संदर्भ में काम करने के लिए लिस्बन एग्रीमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। सम्मेलन का सह-मेजबानी पुर्तगाल और केन्या द्वारा किया गया है। ये कम इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये संभवतः नहीं पूछा जाएगा। अब क्या है भाई, लिस्बन घोषणा की 2030 तक कम से कम 30% राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र की रक्षा करना। राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र का मतलब कि किसी भी देश की सीमा से सटे हुए जो समुद्र क्षेत्र है, अर्थात कितने नॉटिकल माइल तक, तो 12 नॉटिकल माइल तक और एक्सटेंडेड करके 24 नॉटिकल माइल तक, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक। तो इस क्षेत्र में, अर्थात यहां तक राष्ट्र की सीमा है, उस क्षेत्र में क्या करना है, 30% समुद्र में जो प्रदूषण है उसको कम करना है। फिर क्या है कि 2040 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करना है। तो लिस्बन एग्रीमेंट कहता है कि हमें कार्बन न्यूट्रल कब तक हो जाना है, 2040 तक। किसको, समुद्र को कार्बन न्यूट्रल कर देना है। अर्थात समुद्र जितना कार्बन न्यूट्रल पैदा करे उतना कार्बन ऑब्जॉर्ब कर ले, अधिक कार्बन समुद्र में नहीं डाला जाए। फिर है, तो इस तरीके से क्या आंसर क्या हो गया इसका, कि इसका जो थीम है, ये थीम क्या है, मैंने कहा था ना कि जब भी थीम दिख जाए तो थीम पे सोचना है। थीम इसका गलत दिया गया है, आवर ओशन आवर फ्यूचर, यही थीम है। और लिस्बन घोषणा यूएनईपी द्वारा अपनाई गई थी, यह भी सही है, ठीक है। और साथ सॉरी नहीं, थीम सही है, लेकिन यूजुअली थीम गलत देता है। यूएनईपी द्वारा अपनाई नहीं गई है, बल्कि किसके द्वारा, समुद्र से जुड़ी हुई कौन सी संस्था काम करती है, अंक्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी और यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस। तो ऐसी संस्था जो कि समुद्र से जुड़ी हुई है उसके द्वारा इसको अपनाया गया है। यूएनईपी समुद्र से जुड़ी हुई संस्था नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 अगर गलत हो गया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, ऑप्शन निकल गया 1 और 2 सही हो गया, ठीक है। तो यहां पर थीम दिया था, थीम गलत होने की संभावना रहती है, लेकिन उससे भी बड़ी गलती दे दी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जो कि उससे मैच नहीं करता है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए ये इंडिया के मैप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और हमने आपको जैसा कि वादा भी किया है कि हम इस सेशन में आपको इंडिया और वर्ल्ड दोनों की मैपिंग भी साथ साथ कराते चल रहे हैं और पूरा करा भी देंगे। तो आइए इस प्रश्न की ओर देखते हैं।
प्रायद्वीपीय भारत के निम्न पहाड़ियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पहाड़ियों की मैपिंग से जुड़ी हुई है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? जावेदी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, बाबा बुदन पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, इन चारों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना। अब आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी पूर्वी घाट की भाग है, कौन सी पश्चिमी घाट की भाग है, कौन सा उत्तर में पड़ता है, कौन सा दक्षिण में पड़ता है, कौन सा किस राज्य में पड़ता है, ये आपको पता होनी चाहिए। आइए थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं। यहां पर देखिए ये बाबा बुदन हिल्स है, ये पश्चिमी घाट में कर्नाटक का भाग है। कर्नाटक में बाबा बुदन हिल्स है। इधर देखिए आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर जावेदी हिल्स है, ये अर्थात ये पूर्वी घाट की भाग है। उसके जस्ट नीचे देखिए तमिलनाडु में सेवराय हिल्स है, सेवराय हिल्स ये तमिलनाडु की भाग है। अब उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे देखिए यहां पे ये पूरा नीलगिरी हिल्स है, जो किसका भाग है? नीलगिरी उत्तर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर अवस्थित है और यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों की सीमा बनाता है। तो अगर मैं इनको क्रम में करूं तो सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा? बाबा बुदन हिल्स, फिर उसके बाद जावेदी हिल्स, फिर सेवराय हिल्स और तब नीलगिरी की पहाड़ियां। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाबा बुदन अर्थात 3, उसके बाद जावेदी 1, उसके बाद सेवराय 2 और तब सबसे लास्ट में नीलगिरी 4। ऐसा ऑप्शन है क्या? 3, 1, 2, 4। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3, 1, 2, 4। अब थोड़ा मैं आप लोगों को मैप और समझा देता हूं। देखिए आपको जो कि घर पे काम करने हैं, होमवर्क करने हैं, क्योंकि चूंकि आगे हम आपसे पूछेंगे भी, पश्चिमी घाट का डिवीजन होता है। पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट के उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, उनका क्रम क्या है, ठीक है? जैसे सातमाला हिल्स हो गया, अजंता हिल्स हो गया, हरिश्चंद्रा रेंज हो गया, इनको ध्यान देना है। और दक्षिण में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, नीलगिरी, अनामलई, इन सबको ध्यान देना है, पालनी पहाड़ी। साथ ही इधर पूर्वी घाट में वेल्लीकोंडा, नेल्लाकोंडा, पैलाकोंडा, इनके साथ जावेदी, सेवराय, पंचमलई, पालनी, ये सभी पहाड़ियों का मैपिंग आपको आज अपने घर पे जरूर कर लेना है, ठीक है? तो यहां जितना मैप मैंने कराया इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे और इसके साथ ही हम आपको मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।